हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विस गुरुकुल। प्रीलिम्स 2026 के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ये जो क्वेश्चंस हैं देखने में थोड़े टफ लग रहे हैं, बट स्टूडेंट ये क्वेश्चंस इजी हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। एन ई कॉमर्स रेवेन्यू मॉडल वेयर द सेलर हैज कंट्रोल ओवर प्राइसिंग बट डजंट कीप प्रोडक्ट्स इन स्टॉक। तो पूरा क्वेश्चन मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन पता है। इसका आंसर होगा ड्रॉप शिपिंग मॉडल। स्टूडेंट इस मॉडल को हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल। आंसर ए। ये हमारा सेट डी है, ठीक है, डी फॉर डॉग। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द थ्री की सब इंडाइसेस ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। एफ आई इंडेक्स ऑफ आरबीआई। अगर आप यहाँ पर ऑप्शंस को देखेंगे देन आपको सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक्सेस यूसेज एंड क्वालिटी। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे आंसर जो है बड़े सिंपल होते हैं और वो आपको ऑप्शन में मिल जाते हैं। थोड़ा सा बस इशू क्या रहता है कि हम थोड़ा जल्दी घबरा जाते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा रिलैक्स होकर करेंगे तो आंसर बहुत सिंपल है, टफ नहीं है। इधर आते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द की ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इनिशिएटिव to allow government control over all digital commerce transactions? No student. To break the dominance of large e-commerce? yes student, ये देखा गया था कि इंडिया में जो बड़े बड़े ई कॉमर्स कंपनी है उनका डोमिनेंस होता जा रहा था, उसको ब्रेक करने के लिए ये जो है नया एक प्लेटफॉर्म लाया गया था। ओके, तो आप देखेंगे ओएनडीसी जो प्लेटफॉर्म में लाया गया था, टू ब्रेक द डोमिनेंस ऑफ लार्ज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बाय एनेबलिंग इंटर ऑपरेटिबिलिटी अक्रॉस नेटवर्क्स। तो एक सिंपल बंदा, एक रिटेल बंदा भी इसमें ऑपरेट कर सकता है, सिंपल बनाया गया चीजों को। तो आप देखेंगे स्टूडेंट इसका आंसर क्या बनने वाला है, सी। क्वेश्चन नंबर 55 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 55 में अगर आप सारे ऑप्शंस को रीड करेंगे तो इसमें जो डी ऑप्शन है इसको देखिए आप जरा। इन बोथ द केसेस यूपीआई एंड डिजिटल रुपी द लाइबिलिटी लाइज विद द यूजर्स एंड देयर रेस्पेक्टिव बैंक्स। ओके, तो इधर आप देखेंगे जो बीच में एप्स हैं क्या उनकी लाइबिलिटी नहीं है? उनकी भी तो लाइबिलिटी होती है। तो आप देखेंगे स्टूडेंट ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो सारे ऑप्शंस को देखने के बाद आपको ये जो डी ऑप्शन मिल रहा है ये करेक्ट हो रहा है। ओके, तो इसका आंसर ही आपको डी मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है टेंशन लेने वाली बात ही नहीं थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। A bond whose proceeds are used only to finance or refinance a combination of both environment and social projects। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड। ओके, तो बहुत सिंपल है, सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड। आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट M1 एक्सचेंज रोल इन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम MSME में। अब ये जो M1 एक्सचेंज है ना स्टूडेंट, आपने अगर एक वर्ड पढ़ा होगा ट्रेड्स, TREDS, और ये बजट में भी था, हमने भी डिस्कस किया था क्लास में। तो ट्रेड्स में क्या होता है कि MSME के सामने प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने एक बिग कॉर्पोरेट हाउस को जो डिमांड थी, जो उनका जो एक आप कह सकते हैं स्टूडेंट उनके बीच में जो एक डिलीवर करने के लिए, प्रोडक्ट को डिलीवर करने की जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो पूरा कर दिया है, बट बिग कॉर्पोरेट हाउस ने अभी पैसा नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल भी जनरेट हो गया है, मतलब इनवॉइस जनरेट हो चुकी है। 1 करोड़ मान लीजिए, एग्जांपल लेते हैं, 1 करोड़ के इनवॉइस है और कॉर्पोरेट ने अभी वो पे नहीं किया है। तो MSME के सामने तो प्रॉब्लम आ जाएगी, बिकॉज उसे नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट लेना है, तो ये इशू आ जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चीजों को सिंपल बनाया हुआ है, बजट में भी ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा। तो इसमें क्या है कि आपका इनवॉइस क्रिएट हुआ, जनरेट हुआ, आप उसको ट्रेड प्लेटफॉर्म पर, इसको इसमें M1 एक्सचेंज भी आपका जो है यूज होगा, तो इस पर प्लेटफॉर्म पर आप जो है इसको अपलोड कर देंगे। जो बायर है वो उसको अप्रूव करेगा, ये मस्ट है कि बायर को अप्रूव करना है। फॉर एग्जांपल बिग कॉर्पोरेट हाउस बजाज को लेते हैं, बजाज ने एक MSME से कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, 1 करोड़ का यहाँ पर बिल जनरेट हुआ, तो बायर को उस प्लेटफॉर्म पर जाकर अप्रूव करना है कि यस मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा है। उसके बाद अब इस बिल की डिस्काउंटिंग कौन करेगा? तो इसकी बिल की डिस्काउंटिंग NBFC एंड बैंक्स कर सकते हैं, और ये बैंक बायर से बाद में पैसा ले लेंगे, ठीक है, बीच में ये पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे। तो इस टाइप से आप देखेंगे यहाँ पर ये चीजें यूज होती हैं। ओके, तो इसका आंसर आप देखें क्या बनने वाला है, 2 ओनली, बी आंसर बनेगा। ओके स्टूडेंट, बी आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है? जब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बोरो कर रही है और स्पेंड कर रही है, ठीक है, बोरो करती जा रही है, स्पेंड करती जा रही है, तो इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो होता है उसके लिए स्पेस थोड़ा कम हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो इधर जो आपका आंसर दिख रहा है वो आप देखेंगे, a situation where government borrowing leads to higher interest rate which reduces private investment। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका आंसर बन रहा है बी। आगे आते हैं।
रेयर अर्थ मेटल ये सर ने डिस्कस किया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, सर ने प्रॉपर डिस्कस किया हुआ है, राणा सर ने। क्वेश्चन नंबर 61, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंश्योरेंस इन एविएशन सेक्टर इज आर करेक्ट? Aviation hull insurance covers the physical aircraft including the body, engine and onboard equipment. Yes student, correct है ये. Under the Montreal Convention adopted in 1919 by over 130 countries including India, airlines are strictly liable to pay compensation to the family nominee. Yes student, ये statement भी correct है. तो इधर आप आंसर देखेंगे both 1 and 2. क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग क्या है? क्राउड, बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने स्मॉल अमाउंट जो है जमा कर दिया। अब क्राउड फंडिंग है तो स्मॉल अमाउंट ही होगा, बिग अमाउंट तो होगा नहीं। अगर बिग अमाउंट होगा तो फिर तो हेज फंड हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्राउड फंडिंग है। क्राउड फंडिंग छोटे छोटे स्मॉल अमाउंट आपने जमा किया, और यस यहाँ पर स्टूडेंट एसएमई अमाउंट को यूज कर सकते हैं, यहाँ पर उनका रोल आ जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर बोथ 1 and 2 आंसर हमारा मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, कमेटीज की बात करते हैं। आर एन मल्होत्रा कमेटी। आर एन मल्होत्रा कमेटी ने इंश्योरेंस सेक्टर में जो है रिफॉर्म्स की बात की थी, बट स्टूडेंट ये कमेटी आईआरडीए के अंडर में नहीं बनी थी, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ये करेक्ट है, ये गलत हो जाएगा। ओके, एलसी गुप्ता कमेटी, ये करेक्ट है स्टूडेंट। ओके, ट्रेडिंग की बात करी थी इसने। नेक्स्ट बात करते हैं, उर्जित पटेल, ये एमपीसी के लिए बात करती है, ये गलत हो जाएगा। मालेगांव कमेटी, ये स्टूडेंट माइक्रो फाइनेंस की बात करी थी। तो इधर आप देखेंगे आर एन मल्होत्रा कमेटी, ये वाला पार्ट करेक्ट है, बट ये वाला पार्ट गलत है, तो आप देखेंगे गलत हो गया। सेकंड वाला पार्ट करेक्ट है, थर्ड गलत हो गया, फोर्थ करेक्ट है। तो आंसर क्या बनने वाला है आपका? तो आंसर हमारा बनेगा इसमें, ये गलत हो गया स्टूडेंट, 3 वाला गलत हो गया, 4 गलत है, 4 करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा इसमें? इसमें आंसर बनेगा, पहला गलत हो गया, सेकंड सही है, 2 and 4 डी। तो इसमें हमारा बनेगा 2 and 4 डी। नेक्स्ट आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। यस स्टूडेंट, एनबीएफसी जो है वो डिमांड डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट लाइक सेविंग एंड आपका जो करंट होता है, तो वो डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ऑल द एनबीएफसी ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टू बी रजिस्टर्ड विद आरबीआई। अब एनबीएफसी के डिफरेंट वर्क्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये सेबी के अंडर में भी रजिस्टर्ड होते हैं, आईआरडीए के अंडर में रजिस्टर्ड होते हैं। तो वैसे भी ऑल आ गया है, तो आपको ये गलती करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आरबीआई के अंडर में सारे एनबीएफसी नहीं होते हैं, कुछ सीबी के अंडर में भी रजिस्टर्ड होते हैं एंड कुछ एडा वगैरह के अंडर में भी रजिस्टर्ड होते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, एनबीएफसी फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन इश्यू चेक ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। ये स्टूडेंट गलत है, ये चेक इश्यू नहीं कर सकते जो इनके ऊपर ही ड्रॉन है, तो ये गलत होता है, और ये पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम का भी पार्ट एज सच नहीं है। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज नॉट अवेलेबल टू द डिपॉजिटर्स ऑफ डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। ये भी स्टूडेंट करेक्ट है, ठीक है। तो आप देखेंगे कौन कौन सी गलत है। फर्स्ट ये देखेंगे करेक्ट है, एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, क्या सबको आरबीआई के अंडर में रजिस्टर्ड होना पड़ता है, ये गलत हो गया। थर्ड देखिए, एनबीएफसी फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट, और उसके बाद आप देखेंगे इशू चेक ड्रॉन ऑन इटसेल्फ, ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये करेक्ट हो गया। तो आंसर क्या बनेगा? 1 and 4। तो हमारा आंसर बनने वाला है 1 and 4। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 हमारा सेट डी है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। एमपीआई इज कैलकुलेटेड यूजिंग एल्कायर फॉस्टर मेथोडोलॉजी। यस स्टूडेंट, तो ये इस मेथड को यूज करते हैं। एमपीआई कैलकुलेटेड बाय नीति आयोग हैज ए टोटल ऑफ 12 इंडिकेटर्स। यस करेक्ट है स्टूडेंट। जनरली वैसे 10 इंडिकेटर्स होते हैं, बट जो नीति आयोग जो एमपीआई निकालता है उसमें 12 इंडिकेटर्स होते हैं। मैटरनल हेल्थ एंड बैंक अकाउंट आर कॉमन इंडिकेटर्स इन द एमपीआई ऑफ नीति आयोग एंड एमपीआई ऑफ यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये स्टेटमेंट गलत है स्टूडेंट, बिकॉज एमपीआई जो नीति आयोग का है उसमें तो ये दोनों चीजें रहती हैं, मैटरनल हेल्थ एंड बैंक अकाउंट, बट जो यूनाइटेड नेशन का है उसमें ये नहीं है, ठीक है। तो हमने वैसे भी डिस्कस किया था, नीति आयोग में 12 इंडिकेटर्स हैं एंड यूएनडीपी वाले में 10 इंडिकेटर्स हैं। तो आप आंसर देखिए क्या बनने वाला है। फर्स्ट करेक्ट है हमारा, ठीक है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड गलत है। आंसर क्या बनेगा? ए, 1 and 2। ओके स्टूडेंट, तो आपने देखा ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखने में थोड़े टफ लग रहे हैं, वैसे इतने टफ नहीं है। ओके, तो अगर आपको और भी कोई इश्यू है और आपको कोई दिक्कत आ रही है तैयारी में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।